हूँ सेकेंड सेमेस्टर इलेक्टिव इंग्लिश का चैप्टर नेहरू द डेमोक्रेट रिटन बाय एम चलपति राव। एम चलपति राव, उनका फुल नेम था मणिकोंडा चलपति राव। वो क्या थे? जर्नलिस्ट थे। उन्होंने जो नेहरू थॉट से, नेहरू फिलोसफी थी, नेहरू क्या सोचते थे, क्या उनकी विचारधारा थी, इसके वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। वो चाहते थे कि उनकी जो भी फिलोसफी है, उनके जो भी थॉट्स है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में ज़रूर पता चले। वो क्या है? नेशनल हेराल्ड। राव वॉज एडिटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नेशनल हेराल्ड ऑफ लखनऊ फॉर ओवर 30 ईयर्स फ्रॉम 1946। नेशनल हेराल्ड क्या थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक फाउंडेड थी, एक न्यूज़पेपर थी। 1938 में उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू में, और उसमें वो काफ़ी देर तक जर्नलिस्ट रहे थे। ही wrote several books on Indian journalism, politics and personalities। इस पर उन्होंने काफ़ी अपनी बुक्स लिखी जो कि राजनीति, जर्नलिज्म, इन सब पे बेस्ड थी। पत्रकारिता क्या होती है, अपना जो भी वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ही वॉज पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड प्रेस मूवमेंट। और जो आज़ादी की लड़ाई थी उस टाइम, वो अंडरग्राउंड प्रेस मूवमेंट मीन्स कि जो बहुत चोरी चुपके जो प्रेस मूवमेंट चली थी, जो भी ये पत्रकारिता चली थी, उनकी उसके लिए भी वो एक उनका योगदान बहुत ही गहरा था। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। और वो क्या है कि पहले प्रेसिडेंट बने जब इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो भी पत्रकारिता की ये जो फेडरेशन बनी 1950 में, उसके वो पहले प्रेसिडेंट बने थे। एंड कंटिन्यू टू बी सो टिल 1950, और 1955 तक अपना योगदान देते रहे। ही वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन प्रेस डेलीगेशन विच accompanied नेहरू ऑन हिज हिस्टोरिक 1955 टूर ऑफ द यूएसएसआर, पोलैंड एंड युगोस्लाविया। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना काफ़ी लीडर रहे। जब नेहरू की ये जो टूर रहा है, जहाँ पर वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए, वहाँ पर भी उन्होंने नेहरू की कंपनी की। ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट गुडविल मिशन टू चाइना इन 1954-52। यहाँ पर भी वो मेंबर है। एंड राव, रेसिपेंट ऑफ सिविल ऑनर ऑफ पद्म भूषण, डाइड ऑन 25 मार्च 1983। 1983 में उनकी डेथ हो गई और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। तो ये तो था उनकी सारी इंट्रोडक्शन एम चलपति राव की। वो आपको जैसे पता चल ही गया होगा कि प्रेस के, पत्रकारिता के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। उस टाइम जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था लोगों को अवेयर करने में, लोगों को इस बारे में, डेमोक्रेसी और ये आज़ादी सब के बारे में बताने में उनका काफ़ी योगदान आया। अब इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है, नेहरू के क्या थॉट थे डेमोक्रेसी को लेकर। नेहरू वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन। स्टेट्समैन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पॉलिटिशियन होता है और अपनी विचारों को बताने में लोगों में बहुत लोकप्रिय होता है, और अपनी बातों को बताने में वो पीछे नहीं हटता। ही वॉन्टेड टू ले स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द न्यूली लिबरेटेड इंडिया। अभी अभी आज़ाद हुआ था इंडिया, और वो उसके लिए एक बहुत गहरी नींव बनाना चाहते थे। ही क्रिटिसाइज डिक्टेटरशिप एंड ट्रांसफर फ्रीडम टू द मासेस। उन्होंने जो ये डिक्टेटरशिप है, मीन्स जो लोग क्या करते हैं, मीन्स कि जो एक ही हाथ में सत्ता आ जाती है, वो उसके खिलाफ थे। और सारी दुनिया को, सभी को वो आज़ादी देना चाहते थे, और उनको क्या देना चाहते थे, सभी को ये अधिकार देना चाहते थे कि कोई भी कुछ भी कहीं भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। गांधी जी फिलोसफी इन्फ्लुएंस हिम एंड ही वाज स्ट्रॉन्ग एडवेंट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस। गांधी जी की जो भी विचारधारा थी, उनकी जो भी योगदान था, वो उसके उसके उससे बहुत प्रभावित थे, और वो सभी को समान अधिकार देने में विश्वास रखते थे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इंश्योर सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी समानता होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी मेरली थ्रेटिकल डॉक्यूमेंट। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एक बार तो वो बस कागजी कार्रवाई में रह जाए, उसके अलावा उसका कोई योगदान ना हो। वो चाहते थे कि प्रैक्टिकली लोगों का इस पर बहुत अच्छा असर पड़े। He was aware of the fact that India had many different religions, cultures and languages। उन्हें पता था कि इंडिया में बहुत सारे जो सांस्कृतिक और भाषाएं और धर्म, ये सब बहुत अलग अलग है। किसी जगह पर कोई भाषा बोली जाती है, किसी जगह पर कोई, किसी जगह पर कोई रीति रिवाज है, किसी जगह पर कोई। तो वो इस सब को वो चाहते थे
कि हमेशा चाहे अलग अलग रहे इंडिया इन सब के बेसिस पे, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के बेसिस पे, लेकिन एकजुट होकर पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा जो ये देश है एकजुट होकर बना रहे। ही स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट वॉज हाईली डिसिप्लिन्ड, वो बहुत डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते थे। ही वॉज पंक्चुअल, टैक्टफुल एंड हाईली कॉम्पिटेंट, वो क्या थे कि टाइमली अपना काम करना जानते थे, बहुत ही चतुराई से अपना काम करते थे, और वो एक योग्य, एक सक्षम नेता थे। नेहरू हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, नेहरू के मन में पार्लियामेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, वो बहुत सम्मान करते थे जो भी हमारा पार्लियामेंट का काम होता था। ही बिलीव दैट पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड एंड बी कैरिड आउट विद पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, वो चाहते थे कि जो भी योजनाएं बनाई जाए, जो भी नीतियाँ बनाई जाए, वो सारे लोगों के वेलफेयर के लिए हो, वो सारी देश दुनिया वो ऐसा हो कि जैसे समाज के लिए ही बनाई गई हो। ही बिलीव दैट पॉलिसी शुड बी फ्रेम एंड कैरी आउट विद द कंसेंट ऑफ द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव, इवन वो यहाँ तक चाहते थे कि जो लोग हैं उनकी मर्जी से बनाई जाए नीतियाँ, और या फिर लोगों के जो नेता हैं, जो भी वो आगे अब आगे करना चाहते हैं अपनी तरफ से, जिन भी नेताओं को, उनकी मर्जी से सारी नीतियाँ बनाई जाए। ही वॉज ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड आर्ग्यूमेंट, वो डरते नहीं थे कि कौन उन्हें कब वाद विवाद के लिए बुला ले या उनकी आलोचना कर दे। करेक्शन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कोई भी उनसे आकर अपनी अलग विचारधारा से बात कर सकता था, वो हमेशा तैयार रहते थे। कंसीडर दीज इंटेग्रल कंपोनेंट्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी, वो सोचते थे कि ये अच्छे लोकतंत्र के लिए उसका एक अच्छा भाग ही है, एक गहरा भाग है कि जिससे कि हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। इस मॉडल ऑफ प्रोग्रेस वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, हार्मनी एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, वो क्या है आज की दुनिया के पर्सन थे, इसलिए वो ये भी चाहते थे कि नई सी नई टेक्निक हमारी कंट्री में आनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, शांति होनी चाहिए, और नई से नई टेक्निक, नई से नई जो भी नीतियाँ, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है समाज में, दुनिया में, वो इंडिया में भी आनी चाहिए। ही कैन श्योरली बी कॉल्ड द चैम्पियन ऑफ द मासेस, उसे उन्हें क्या बोला जा सकता है कि एक ऐसा चैम्पियन जो कि सारी दुनिया पर राज करता था, उनके दिलों में, लोगों के दिलों में जो बसता था, एक ऐसा राजा जो कि जिसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, तो उन्हें इस तरह का राजा भी कहा जा सकता है। अब बात आती है डेमोक्रेसी, ये मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको क्लियर हो उनके थॉट्स, उनकी विचारधारा वो क्या थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता क्या है। ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एडवोकेट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अलोंगसाइड सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी राजनीतिक विचारधारा जिससे कि समाज के सभी लोगों को अपना अपना जो भी अपना व्यक्तित्व है, लोगों को स्वामित्व मिल जाना, समाज में जितने भी संसाधन हैं उनको लोकतांत्रिक रूप से ऐसे रूप से व्यवस्थित करना कि जो समाज है ये खुद आर्थिक जो समाज है उसका हिस्सा बन जाए, उसको और ज़्यादा बूस्टअप करे और ज़्यादा आगे लेकर जाने में मदद करे, उसे कहते हैं लोकतंत्र। अकॉर्डिंग टू नेहरू, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कुड मिटिगेट द एवरेज ऑफ ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वो कहते हैं कि जो भी जो थर्ड वर्ल्ड मीन्स जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज होती है जैसे इंडिया, चाइना, तो वो कहते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इनमें क्या है कि कम कर सकते हैं, मिटिगेट मीन्स कम कर देना, जो भी यहाँ पर बुराइयाँ, एविल्स बुराइयाँ हैं जो भी, उसको कम कर सकता है डेमोक्रेसी। नेहरू बिकेम इंटरेस्टेड इन द फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म फ्रॉम एन अर्ली पीरियड इन हिज लाइफ वाइल स्टडिंग इन लॉ इन लंदन, उन्होंने लॉ की स्टडी की है लंदन में, तभी से ही वो इस फिलोसफी की, इस विचारधारा को काफ़ी बूस्टअप करते आए, काफ़ी इसको स्ट्रॉन्गली बिलीव करते आए इस विचारधारा के। और वो उनकी विचारधारा वो कैसी थी, वेगली अट्रैक्टेड टू द फैबियन एंड द सोशलिस्ट आइडियाज़। कुछ कुछ उनकी जो पॉलिसीज़ है वो फैबियन, और फैबियन मीन्स की डिले पॉलिसी, जिसको कि थोड़े सा देर कर दिया जाए कुछ नीतियाँ बनाने में, तो उनकी जो पॉलिसीज़ है वो इस पर बहुत ज़्यादा बेस थी कि जो समाज के हित में कैसे किया जाए और फैबियन पॉलिसीज़ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन 1920 ही विजिटेड सम ऑफ द विलेजेस इन यूपी। पहले तो वो जैसे जब अपने घर में थे या जो अपने जो भी पार्लियामेंट में थे वहाँ पर उन्हें इतना गहराई से
नहीं पता था लोगों की क्या प्रॉब्लम है। जब यूपी में उन्होंने विजिट किया 1920 में, द एडवेंचर वॉज ए रिवोल्यूशन टू हिम। ये एडवेंचर, ये जो उन्होंने यात्रा की वहाँ पे, ये उनके लिए एक तरह से एक भेद खोलने वाली एक यात्रा बनी। वो ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ विलेज लाइफ एंड डम मिजरी ऑफ द स्टार्विंग पीपल। उन्हें पता नहीं था कि जो विलेज, जो गांव के लोग हैं, उनको वो इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट है, इतना ज़्यादा वो अज्ञानी है, उन्हें पता ही नहीं है। एंड डम मिजरी मीन्स कि उनकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। जो पेजेंट्स है, जो किसान हैं, भूखे मर रहे हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बस चीथड़े ही पहने हुए थे, कुछ खास उन्होंने कपड़े भी नहीं थे उनके पास पहनने के लिए, और वो भूखे मर रहे थे। उनको वो इमेंसिपेशन मीन्स अधिकार, संपन्नता देना चाहते थे, वो उनको संपन्न करना चाहते थे। नेहरू वांटेड द मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल विच सूट। वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो कि किसके लिए ज़्यादा, किसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, कौन ज़्यादा इससे प्रभावित हो। इंडियन ट्रेडिशन की, जो इंडियन का कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, इंडिया की जो भी विचारधारा है, जो भी रीति रिवाज है वो, और साथ में एथोस मीन्स जो भी समाज से जुड़ी हुई धारणाएं हैं, ये सब ऐसा लोकतंत्र बने, ऐसी नीतियां बने कि ये सब भी उसके अंदर ही आ सकें, जो भी विचारधारा है, जो भी हमारा समाज है। अब अगर इसको कंक्लूड करना हो तो नेहरू के जो भी चरित्र है वो, उससे, इस चैप्टर से ये पता चलता है कि वो एक डेमोक्रेट थे बाय हार्ट, वो एक लोकतांत्रिक पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, एक बहुत अच्छे राजनेता थे, और पार्लियामेंटेरियन थे। और विधानसभा, राज्यसभा जो भी ये होती हैं, इनको वो बहुत अच्छे से संभालते थे। तो ये यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आगे भी सिलेबस की रिगार्डिंग सारी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को, इंग्लिश प्रोफेस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर करने की ट्राई कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए प्रेरित होती रहूँ। थैंक यू सो मच।